जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, और जितना भी हम आपको नोट्स कह सकते हैं या थ्योरी जो तैयार किए हैं, वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी बुक से आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और फिर आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको 100% एनसीईआरटी जो बुक है वो आपको समझ में आएगा, और आपको सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। या तो आप सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जाता है कि क्लास इस टाइम में होने वाली है। अब अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको आर्ट्स का जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट का अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र और मात्र 200 रुपया में आपको पूरा सब्जेक्ट दिया जाता है। पहले जो फीस था इसका 599 था, लेकिन 599 हटा दिया गया है आप ही सबके रिक्वेस्ट पे कि अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो जा रहा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो मात्र 200 रुपया में आपका सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला और सीधा प्रश्न कि अगर आप लिए हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, मान लीजिए कि आप ले लिए हैं, तो आपके गांव में आपके पिता हो गए या आपके भाई बहन जो भी आपके दोस्त वगैरह है, वो पूछ लेगा कि साइकोलॉजी क्या है। सही बात है, कोई भी पूछ सकता है कि मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो अब वहां पर आप ये उत्तर दे सकते हैं। दूसरा भी उत्तर यहाँ पर है, ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या जो प्राणी प्राणी में कौन कौन आते हैं, मनुष्य और पशु, दोनों के दोनों किसमें आते हैं, प्राणी आते हैं, कि मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उससे हम विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ा सा सर समझ में नहीं है, थोड़ा सा अपनी भाषा में समझा दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं मनुष्य या जानवर, ठीक है, दोनों में से मान ले सकते हैं, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं की, उसकी दिमाग जो है, मतलब कि मेंटल प्रोसेस जो है वो किस तरह से कार्य कर रहा है। अगर मान लेते हैं किसी मनुष्य का देखते हैं कि आपको देखते ही मात्र कह देता है कि तुमको टेंशन है, कुछ बीमारी है, तो नहीं कहते कि आसपास में आप देखिएगा तो थोड़ा सा देखने से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है तो खुशी वाला चेहरा अलग होता है, दुखी वाला चेहरा अलग होता है, मतलब तरह तरह के चेहरा आपको देखने को मिलता है अपने समाज में, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, राइट। जिसमें व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्या किया जाता है, क्रमबद्ध विज्ञान, मतलब कि एक दूसरे को दिखाया जाता है, राइट। अब दूसरा शब्दों में क्या कहा जा रहा है ये भी समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमेटिकली, क्या है, क्रमबद्ध, मतलब कि सिस्टम के तौर पे नहीं होता है, उस तरह से है, प्रच्छेनीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है, तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैनिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं का अध्ययन करता है। अब थोड़ा सा लॉजिकली हम आपको समझाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या कहा जा रहा है कि प्राणी के भीतर, भीतर मतलब कि आपके माइंड के भीतर में क्या क्या चल रहा है, जैसे मानसिक और दैनिक, कि आपकी दैनिक रोटी जो है, हमारा खाने का ये प्रक्रिया है, ये है, और सोचने की मेंटेलिटी जो है अलग अलग है। तो जैसे ही आप चिंतन करते हैं, भाव करते हैं, तथा वातावरण की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, किसमें, मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का भी अध्ययन कहा जाता है। मनोविज्ञान को दूसरे शब्द में कह सकते हैं व्यवहार, मतलब कि आपका बिहेवियर कैसा है, और मानसिक मतलब मेंटली स्थिति आपका कैसा है, इसके बारे में भी अध्ययन कहलाता है क्या, मनोविज्ञान। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित है। जैसे मानव का अलग व्यवहार होता है और पशु का अलग अलग व्यवहार होता है। कोई कोई
मानव जो है इतना जंगली जैसा हरकत करने लगता है, किसी को मारने लगता है, किसी को गाली देने लगता है। उसी तरह पशु में भी होता है कि कोई कोई ऐसा जो जानवर होता है जो किसी को मार देता है, फलाना चिल्ला कर देता है। और मानव में भी क्या होता है, कोई अच्छा स्वभाव का होता है, उसी तरह से जानवर में भी क्या होता है, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। ये सिर्फ बताने के लिए है, ये बोर्ड में पूछता नहीं है ज्यादा खासकर, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, विलहेम, क्या है, विलहेम मैक्स मिलियन, क्या है, विलहेम मैक्स मिलियन वुड। इसका जो जन्म हुआ है वो 16 अगस्त 1932 में हुआ, 1832 में हुआ है। और इनकी मृत्यु जो है 31 अगस्त 1920 में जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक प्राध्यापक थे। उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए वीवीआई प्रश्न, इसे जरूर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि आधुनिक क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलहेम मैक्सिमिलियन वुड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलहेम मैक्सिमिलियन वुड को कहा जाता है, जो कि आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पहला ये प्रश्न पूछे जाने का चांस है। ये कहाँ से थे, तो ये जर्मनी से थे। कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ये दूसरा भी पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे के पॉइंटों को पढ़ते हैं कि मानव कार्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसा है। देखिए, मानव जो कार्य करता है, सही बात है, जैसे मेरा कार्य क्या है, अभी टीचिंग है, मतलब मेरा पढ़ाने का काम, मैं टीचर एक तरह से हूँ, तो मेरा एक कार्य क्या है, टीचिंग करना, मतलब कि हम पढ़ाते हैं, राइट। उसी तरह से किसी किसी का एक वर्कर होगा, ठीक है। वर्क मतलब कोई काम वगैरह करता होगा, जैसे कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, मतलब सबका तरह तरह का होता है। तो यही कहा जा रहा है कि मानव प्रकार्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब हर मानव में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इनके बारे में। चलिए, यहाँ पर उत्तर में आप देख सकते हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे मेरे में अगर अच्छाइयाँ है तो किसी में बुराइयां हो सकती है, और किसी में अच्छाइयाँ हो सकती है तो मेरे अंदर भी कभी कभी अच्छाई और बुराई दोनों हो सकता है कि नहीं है। तो कुछ न कुछ अलग जरूर है। कोई बच्चा रहता है तो 90% लाता है, कोई लाता है 98%, 99% ले आता है, कोई 35% में अटक जाता है। तो क्या सब एक जैसा है, नहीं है भाई, क्या है, नहीं है, सबका क्या है, अलग अलग है, राइट। इतना तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सोचिए अगर पूरे संसार में एक ही रंग, चाहे लाल, पीला, हरा, नीला, पूरी दुनिया हो तो कैसा लगेगा। अगर आप सोचिए, एक एग्जाम्पल में आप सोचिए कि आपको एक ही जैसा दिखाई दे, लाल 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 पूरा, जैसे पूरी दुनिया में क्या दिखाई दे, आपको सिर्फ और सिर्फ लाल दिखाई दे, तो आपको कैसा फील होगा। आप निश्चित ही कहेंगे कि वह सुंदर नहीं होगा, बिल्कुल। चाहे केसरिया रंग क्यों ही ना हो, चाहे आप कहिएगा कि एक बहुत ही अच्छा चीज होता है, नहीं पता याद आ रहा है, वही कलर क्यों ना हो, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। प्राकृतिक का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हरा, नीला, पीला सभी रंगों का होना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार मनुष्य है, मनुष्य में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। जिस तरह हमारे आसपास में अलग अलग तरह तरह के चीजें देखने को मिलती है, उसी तरह हमारे मनुष्य, मतलब कि हमारे जो जाति हो गया या हमारे जैसे अन्य मनुष्य हैं, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषताओं में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक मतलब कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई उससे भी ज्यादा बड़ा होगा, किसी का वजन ज्यादा होगा, किसी का वजन कम होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सफेद हो, मतलब कोई कोई एकदम मीडियम नॉर्मल में होगा, कोई कि कोई बच्चा बहुत तेज होगा, कोई कोई बच्चा नहीं तेज होगा। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, अलग अलग विभिन्नताएं जरूर है। जैसे ऊंचाई किसी का, जैसे मतलब किसी का हाइट बहुत ज्यादा है, किसी का वजन बहुत ज्यादा है, किसी का शक्ति मतलब कि जो बल है वो किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। बालों का रंग किसी का लाल है, किसी का पीला है, किसी का उजला हो जाता है, ठीक है। वह व्यक्ति अधिक या कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। कोई कोई व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता है, तो साथ ही साथ कोई अधिक बुद्धिमान भी होता है, और कोई कोई क्या होता है, बुद्धिमान कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। तो ये दोनों आपको देखने को मिलता है संसार में, तरह तरह के आपको देखने को मिलेगा। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनका व्यवहार अलग अलग होता है। उसे हम स्थितिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिवाद। मतलब एक तरह से स्थिति नहीं रहता है, अलग अलग तरह के व्यवहार रहता है। किसी के मुंह से आप गंदी बात भी सुनते हैं, तो किसी के मुंह से आप अच्छी बात भी सुनते हैं। नहीं कहता कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। आपने सुना होगा कभी ना कभी, राइट। चलिए,
उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी वगैरह क्या होता है और क्या-क्या हम आपको समझा दिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी जब बुक बनाते हैं चैप्टर वाइज़ बनाइएगा। अगर आप पढ़ने में अगर अच्छे हैं और एक दिन बना के दिखिएगा तो नहीं बनेगा जल्दी, बहुत कठिनाइयों के साथ ये सब बनता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब उसके बाद क्या होता है, ये बनता है। ठीक है? अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रसन्नता से होता है। क्या होता है? प्रसन्नता से होता है। मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने के लिए पहला चरण उसका मूल्यांकन है। मूल्यांकन मतलब उसके बारे में जानना फलना चिना कर सकते हैं। मानव के गुणों के मापने की विधि अनेक है। जैसे हरीश एक प्रभावी व्यक्ति है। इसमें हरीश में प्रभाविता होने की मात्रा संकेत करता है। हरीश में प्रभाविता का गुण है। अब देखिए इसमें क्या करा है। मूल्यांकन में क्या होता है? मूल्यांकन का अर्थ पहले समझिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये जो मूल्यांकन आया है इसका अर्थ होता है क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी, कि इसके अंदर क्या क्वालिटी। जैसे कुंदन सर आपके नजर में है, आप जानते हैं या नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन मेरा नाम कुंदन है। ठीक है, मेरे अंदर में क्या है कि अगर मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पर कुंदन एक प्रभावी व्यक्ति है। व्यक्ति तो है लेकिन कैसा व्यक्ति है? प्रभावी व्यक्ति, मतलब कि वो अच्छा खासा है, उनका दिमाग अच्छा है। अगर कह दे कि आप ही जैसे हो गए, राजू आपका नाम हो गया, और राजू एक प्रभावी व्यक्ति है, या कह सकते हैं कुशाग्र व्यक्ति है। तो इसमें कुशाग्र जो है, या कह सकते हैं मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, कोई किसी तरह से ले सकते हैं। तो मंद बुद्धि वाला जो हो गया क्या है, एक संकेत देता है कि हाँ इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। राइट, समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो मूल्यांकन का अर्थ समझ में आ गया ना कि किसी के क्वालिटी की इसके अंदर में कुछ ना कुछ जरूर छुपा है, टैलेंट। एक तरह से उसे यही कह सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संज्ञानात्मक, सांवेगिक, सामाजिक आदि में कैसा व्यवहार या निष्पादन करता है इससे पता चलता है। संज्ञानात्मक और सांकेतिक, सांवेगिक और सामाजिक, सबसे ज्यादा जो होता है किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के बारे में पता करना है ना, तो उसके सामाजिक चरित्र पर जाइए कि उसके समाज में कैसा चरित्र है, नहीं है। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि वे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत जबरदस्त लेकिन है। चैप्टर 1 से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट में क्या करा है, मनोवैज्ञानिक गुणों के निम्नलिखित परीक्षण। देखिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है उनका परीक्षण जो है अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया है। जैसे बुद्धि का हो गया, अभिक्षमता का हो गया, अभिरुचि का हो गया, इन सब के बारे में परीक्षण किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि के बारे में समझते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस बुद्धि पर्यावरण क्या है? बुद्धि पर्यावरण, चिंतन, चुनौती, संसाधन को समझने का बेहतरीन क्षमता है। बुद्धि व्यापक रूप से विद्यालय शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। कम बुद्धि वाले विद्यार्थी परीक्षा में इतना अच्छा निष्पादन नहीं कर पाता, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में बुद्धि ही सफलता का मार्ग है। देखिए अब आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति, जैसे कह सकते हैं बुद्धि, उनका बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है। क्या है? बहुत जबरदस्त है। और बुद्धि व्यापक रूप से कहाँ से हम लेते हैं? विद्यालय, मतलब कि विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये हम अपने टीचर वगैरह हो गए, अन्य व्यक्ति माता पिता से भी लेते हैं हम। और जिन व्यक्ति की बुद्धि जो होती है प्यारे बच्चों बहुत ही कम होती है, वो क्या करते हैं, उतना अच्छा परीक्षा में नहीं कर पाते, अच्छा नहीं कर पाते हैं, अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। लेकिन ये जीवन के हर एक क्षेत्र में बुद्धि ही सफलता का मार्ग होता है, और नहीं भी होता है कहीं कहीं देखा जाए तो। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है हर बार 100% या 90% ला रहा है, लेकिन अपने जीवन में क्या है, अगर फेल हो गया तो उसके 90% कोई काम का नहीं है। कोई ऐसा बच्चा है जो 30% ही ला रहा है, या 40% मतलब 40% ही ला रहा है, लेकिन जीवन के लिए वह सक्सेसफुल आदमी है, जैसे बिलियनर है, करोड़पति है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है, बुद्धि भी है जरूरी था, क्योंकि वो अपने माइंड से ज्यादा खासकर खेला, उसके बाद अपने मार्ग पे पहुंच गया। राइट, आगे चलते हैं। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड क्या है? अभिक्षमता का अर्थ क्या होता है? अभिक्षमता का जो इंग्लिश होता है एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, अभिक्षमता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उच्च प्रशिक्षण देकर अच्छा व्यक्ति बनाया जाता है।
अभिक्षमता का जो अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है? आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से नहीं कुछ कर पाते हैं, नहीं अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। लेकिन आप हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि कुंदन सर आप हमें इतना अच्छा पढ़ा दीजिए कि हम बोर्ड एग्जाम में 400 साढ़े 400 नंबर ले आए। तब हम आपको अच्छे-अच्छे गाइडलाइन देंगे, अच्छा-अच्छा बुक खरीद के लाएँगे और आपको हम पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये होता है उच्च प्रशिक्षण देकर क्या होता है उस व्यक्ति को अच्छा बनाया जाता है। तो वो होता है अभिक्षमता के अंतर्गत। आगे चलते हैं अभिरुचि। अभिरुचि में क्या है? अभिरुचि का अर्थ यह है कि किसी विशेष चीजों में अभिरुचि होती है जो जीवन में संतुष्टि के साथ कार्य निष्पादन को उन्नत करता है, उसे हम अभिरुचि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि अगर आपका सपना है कि हमें लैपटॉप मिल जाए, मान लीजिए बहुत गरीबी के साथ अगर आप जी रहे हैं और आपका सपना है कि मुझे लैपटॉप मिल जाए, अभिरुचि है, इंटरेस्ट है कि मुझे मिल जाए, तब आपको जब मिलता है ना, तब आपको जीवन में संतुष्टि थोड़ा-सा प्राप्त होता है। वाह! क्या जन्नत हमने प्राप्त की। अखियाँ दिखाए तुझे जन्नत की तरह, एक तरह से वही कह सकते हैं, जन्नत दिखाई देता है एक तरह से अभिरुचि के माध्यम से, राइट? ये भी आपको समझ में आ गया। कॉपी में नोट नहीं किया जाएगा तो 100% कहेंगे कि आपको कभी याद नहीं होने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए या ना पढ़िए वो अलग बात है, लेकिन इसे अगर आप नोट कर लीजिएगा या तो आप हमारे साथ नोट परचेज़ कर लीजिएगा, तो उससे भी आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है? चौथा पॉइंट में क्या है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या है? पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के प्रभावी या विनम्र से है, साथ ही साथ व्यवहार का भी क्षमता प्रदान करता है। देखिए, पर्सनैलिटी में क्या है? पर्सनैलिटी जिसमें आप व्यक्ति के प्रभावी या विनम्र है, मतलब वो व्यक्ति कैसा है? नम्र स्वभाव का है या एकदम गुस्सैला है? नहीं कहता कि अरे भाई इतना व्यक्ति खराब है कि मत पूछा, इसका कैरेक्टर इतना कैरेक्टरलेस, वही हम समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? मूल्य में क्या है? वैल्यू, मतलब ये कहता है कि इसकी कीमत लगा नहीं सकते। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राज बाबू। तो उसी तरह से मूल्य, वैल्यू, ठीक है? तो मूल्य का अर्थ यह है कि राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्य से कौन सा प्रभावी है, यही आप समझ सकते हैं, राइट? जिसमें आप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी से भरपूर है, तो उसे हम मूल्य कहते हैं। वैल्यू इसका है, वैल्यू ऑफ पावर, पावर ऑफ मनी। नहीं सुने आप सब, बार-बार सुने होंगे। ये सर नहीं सुने, अच्छा नहीं लगता ना। चलिए आगे चलते हैं बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। अब इसके बारे में हम समझते हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वह शीघ्र सीख लेने की योग्यता और संबंधों को समझ लेने की योग्यता जैसे अनेक गुण होते हैं। अब समझिए इसमें क्या कह रहा है, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करें तो बुद्धिमान कह सकते हैं कुशाग्र व्यक्ति का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वह शीघ्र सीख लेता है। जैसे ये पढ़ाए हम और वो शीघ्र ही सीख लेता है, मतलब उसका दिमाग बहुत तेज होगा, राइट? बहुत तेज होगा और संबंधों को समझ लेता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। उनके बारे में क्या है? योग्यता जैसे अन्य गुणों होते हैं। किसमें? बुद्धिमान व्यक्ति में। जो अच्छे खासे व्यक्ति होते हैं उसमें जो पढ़े लिखे होते एकदम शिक्षित होते हैं, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है? आगे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के बारे में बताया है। ये जो ऑक्सफोर्ड है प्यारे बच्चे, ऑक्सफोर्ड ने बताया है कि बुद्धि जो है एक प्रकार की क्या है? सीखने, समझने और जानने की योग्यता है। सही बात है। बुद्धि हमारे जीवन में क्या काम करता है? एक तरह से बताते हैं सीखने, कि हम नए-नए चीज़ सीखते हैं, जैसे बिज़नेस वगैरह हो गया। समझते हैं कि ये बिज़नेस में अगर हम काम करेंगे तो इसमें घाटा हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। जानते हैं कि मम्मी इसमें क्या होगा, पापा इसमें बताइए क्या होगा? हम जानना चाहते हैं कि इसमें हमारा लाभ होगा कि नहीं होगा। तो हम इन सब पे बात किसके माध्यम से करते हैं? बुद्धि के माध्यम से, दिल के माध्यम से नहीं करते हैं। ठीक है? बहुत अच्छा है। ये भी मेरे लिए वीवीआई लगा है, तो ज़रूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा मुझे एमवीवीआई ये लगा है, किसके? अल्फ्रेड बीने साहब के संबंध में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है? तो ज़रूर आप इसे अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। अल्फ्रेड बीने साहब, ठीक है? तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बीने साहब। का कहना था कि बुद्धि से अच्छा निर्णय, अच्छा बोध, अच्छा तर्क करने की योग्यता को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि बुद्धि के संबंध में, बुद्धि के विषय पर प्रथम कार्य किसने किया था या शोध किसने किया है? तो वो है बीने साहब। कौन है? बीने साहब। इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने। कौन है? अल्फ्रेड बीने। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है ये भी समझिए
तो इन्होंने कहा है कि अच्छा निर्णय क्या है? अच्छा निर्णय। बुद्धि के माध्यम से हम अच्छा निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, अच्छा बोध करते हैं, अच्छा तर्क करते हैं, किसी से बात वगैरह हो गया। करने की योग्यता को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा बोला गया है, राइट? चलिए, वेसलर के अनुसार देखिए क्या कह रहा है कि वेसलर के अनुसार बुद्धि वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति संवेग चिंतन करने, उद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है, जो कि आप अगर याद रखिएगा तो ज्यादा खासकर आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं गार्डेनर के अनुसार और स्टर्नबर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टर्नबर्ग और गार्डेनर के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है बल्कि कुछ परिवर्तन भी करता है। मतलब गार्डेनर और स्टर्नबर्ग का कहना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो पर्यावरण के अनुकूल ही नहीं रहता है, मतलब अपने समाज में ही नहीं रहता है, बल्कि वह अपने समाज में कुछ न कुछ क्या करता है? परिवर्तन करता है। और ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये गार्डेनर और स्टर्नबर्ग के द्वारा बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के विषय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया है? शोध किया है, कार्य किया है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो है बीने साहब है। ये आपके लिए VVI है, जरूर आप याद रखिएगा। बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। समुच्चय मतलब क्या है? समुदाय। क्या है? समुदाय। उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया है। बीने साहब ने क्या किया है? एक कारक सिद्धांत दिया है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है? एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो बीने साहब है। कौन है प्यारे बच्चों? बीने साहब है। 1927 में चार्ल्स एस्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। इन्होंने सामान्य कारक जैसे स्वकारक और विशिष्ट कारक जैसे बी कारक का प्रकाश दिया है। सकारक में इसमें प्राथमिक प्रभाव का निष्पादन करता है। बी कारक इसमें श्रेष्ठ गायक, वस्तुकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी। अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा कि द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है या जनक कौन है। सबसे पहले द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है तो आप बताइएगा चार्ल्स एस्पियरमैन। कौन है प्यारे बच्चों? चार्ल्स एस्पियरमैन। दूसरा में जो है स्वकारक और विकारक। स्वकारक में जो होता है प्राथमिक प्रभावों का निष्पादन, जैसे कृषि, फलना चिलना, कृषि वगैरह ज्यादा खास कर ले सकते हैं। थोड़ा सा उद्योग भी इसमें डाल सकते हैं बट थोड़ा ज्यादा नहीं। और लेकिन बी कारक में क्या है प्यारे बच्चों? श्रेष्ठ गायक नहीं होते, कहते अरिजीत सिंह हो गया, हनी सिंह हो गया, लता मंगेशकर हो गया, ये सब जो हो गया ये श्रेष्ठ गायक। वस्तुकार जो राइटर होते एक तरह से कह सकते हैं वो। वैज्ञानिक हो गया जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, सब देख रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति सब थे और चले गए, बट क्या करें, जाना तो सबको है, राइट। और खिलाड़ी में जैसे विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, कपिल देव हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया। कपिल देव के समय आप सबको ने देखा वर्ल्ड कप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब खिलाड़ी के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। रोहित शर्मा हिटमैन अभी रोहित शर्मा बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। अब देखिए लुईस थ्रस्टन के अनुसार क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता बताए हैं। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि बोर्ड एग्जाम में बच्चा बहुत ही कंफ्यूज होकर गलत करके आया है। बात करें 2023 में, 2023 में भी बच्चे ने कहा कि सर हमें ये मिस्टेक, सॉरी 2024 में बच्चे से बहुत डिस्कर्स हुआ इस प्रश्न पे। तो यहाँ पर याद रखिएगा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने किया है? तो लुई थर्स्टन ने। और इसमें कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया गया है? तो टोटल 7। कहीं कहीं 9 रहता है, कहीं कहीं 11। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन आपको लगाना कितना है? 7 लगाना है। जरूर आपको याद हो गया होगा 100%। आगे चलते हैं। 7 बताना जरूरी नहीं था इसीलिए नहीं लिखे हैं, लिखने के लिए आप NCERT बुक में लिखा हुआ है, एक बार आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हावर्ड गार्डेनर है। कौन है? हावर्ड गार्डेनर के है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किसी में कम होता है तो किसी में ज्यादा होता है, तो किसी में समान होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है और बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। किसने? हावर्ड गार्डेनर ने कहा है कि बुद्धि जो है 8 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि जो है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के।
और ये प्राथमिक, मानसिक है प्यारे बच्चों, तो ये 7 प्रकार के हैं। और इनके अनुसार कहा गया है तो किसी व्यक्ति में ज्यादा होता है तो किसी व्यक्ति में कम होता है और किसी में सामान्य होता है। क्या होता है? बुद्धि। ठीक है। जैसे भाषागत है, किसी का भाषा बहुत अच्छा होता है, तर्क करने की स्थिति होता है। तार्किक गणितीय मतलब उसके बातचीत करने का हुलिया अलग होता है। देशिक हो गया, संगीतात्मक हो गया, शारीरिक गति संवेदी हो गया, अंतर व्यक्तित्व हो गया, अंतः व्यक्ति हो गया, प्रकृतिवादी हो गया। तो ये टोटल के टोटल 8 है प्यारे बच्चों, जरूर आप याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में ज्यादा खासकर पूछे जाने का चांस रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं और इसके जनक कौन है? तो ये आप बताइएगा, इसके जनक ये है हार्वर्ड गार्डनर। इसमें 8 प्रकार है, 8 प्रकार का नाम बता दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है प्यारे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, क्या है यह सिद्धांत? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में प्रस्तुत किया। क्या 1985 में प्रस्तुत किया? बुद्धि वह योग्यता है जिसके, सॉरी, बुद्धि वह योग्यता है जिससे पर्यावरण के प्रति अनुकूलित अनुकूलित होता है, साथ ही साथ पर्यावरण का परिवर्तित भी करता है। ठीक है। ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप याद रख सकते हैं। ये आपको पूछा जाएगा क्या, तो ये बिहेवियर इसमें ये बनता है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमवीवीआई बाबू का है, इसमें सब्जेक्टिव में खासकर पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, बुद्धि का मूल्यांकन। ठीक है। बुद्धि का मूल्यांकन तो सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर, क्या है, थियोडोर साइमन बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। कौन कौन? 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, क्या है, थियोडोर साइमन बुद्धि के मापन का सफल परीक्षण किया, प्रयास किया। 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक है विलियम स्टोर ने बुद्धि लब्धि का संप्रदाय विकसित किया। और बुद्धि लब्धि जो होता है पहले जो, इसमें जो आपको बताना क्या है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए इसे समझिए थोड़ा सा बढ़िया से, तब आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि, क्या कहा जा रहा है? बुद्धि लब्धि। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे मानसिक आयु, क्या है? मानसिक आयु। और ये है कला अनुक्रमिक आयु, मतलब इसका आयु कितना है और गुने का क्या 100 देना है। जैसे मान लेते हैं कि इसका मानसिक आयु जो है, इसका जब मतलब दिमाग जो है 12 साल के बच्चे जैसा काम कर रहा है, लेकिन है कितना? 10 साल। तो वहां पर जब हम करेंगे तो ऊपर में 12 रहेगा, ठीक है, और नीचे में 10 रहेगा रहेगा और हम जब गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, राइट, एक जीरो से एक जीरो चला गया और 12 दाही के 120, मतलब इसका बुद्धि लब्धि जो है 120 है। मतलब ये कुशाग्र, बुद्धि में बहुत ही तेज व्यक्ति है। सपोज दैट उल्टा कर देते हैं कि अगर हम ऊपर 10 कर देते हैं और नीचे 12 कर देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये तो पहले समझ ली कि ये क्या है, ये कुशाग्र व्यक्ति है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। और नीचे हम मान लेते हैं 12 है और ऊपर 10 मान लेते हैं, तो 10 ऊपर और 12 नीचे, गुने 100 ऐसे होना चाहिए। तो ऊपर जो होगा क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 1000 होगा और नीचे में 12 लिख दीजिए। तो इसका जब भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 × 96, मतलब कि आपको, और फिर जैसे 12 × 96 और फिर 4 आएगा ना, 12 × 96 4 40, तो 12 दूनी 12 36, तो 3 मरते हैं मारते 36, हाँ मतलब 83 के है। तो 83 में जब आपका आएगा तो ये क्या होगा, ये व्यक्ति कुशाग्र नहीं हो सकता है और इसका मानसिक स्थिति जो होगा वो बहुत ही खराब होगा। क्या होगा? बहुत ही खराब होगा, मतलब वह बच्चे तेज नहीं होगा। लेकिन अगर 10 साल का है और 12 साल के जैसा सोच रहा है और अच्छा खासा उसका बुद्धि है, तो वो बच्चा जो क्या कहलाएगा? कुशाग्र कहलाता है, प्रभावशाली व्यक्ति कहलाता है। राइट, कितना समझ में आ गया ना? बिल्कुल। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 10 नीचे भी है और 10 ऊपर भी है और इसका जो है 100 से गुना करेंगे तो इससे एक गया, तो मतलब कितना होगा? 10 दहाई के 100, मतलब इनका जो है एज भी, अगर एज के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, मतलब 10 साल का बच्चा है और 10 साल के ही सोच रहा है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगा? बराबर होगा, मतलब वो अच्छा अच्छा खासा चल रहा है। जो कि आगे चलेगा तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंट में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 130 से अधिक जो है अति श्रेष्ठ में आते हैं, जो कि 2.2% है, बहुत ही कम एक तरह से कह सकते हैं। अब 100% में आपको कितना मिला है? 2.2% जो है 130 से अधिक है, जिसका आयु जैसे मान लेते हैं 10 साल का है लेकिन 13 साल के बच्चे जैसा सोच रहा है, तो वहां पर 130 से प्लस आएगा। राइट, मान लेते हैं कि 120 से लेकर 130 के बीच में है, तो वो श्रेष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेष्ठ, जिसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं,
और इसमें जो होता है 6.7 ही रहते प्रतिशत लोग हैं, मतलब 100% में जो है 6.7% ही लोग यहाँ पर इतना है, ठीक है। 110 से लेकर 119 में जो है उच्च औसत के है, जिसमें 16% है। बात करें 90 से लेके 109 के बीच में, जिसे औसत कहते हैं, इसमें 50% है, जो कि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 90 से लेके 109 तक के औसत के वो आप सॉरी इसको इसी प्रकार की पूछा जाता है, तो वो होता है औसत वाला होता है, राइट। और बात करते हैं कम, 80 से लेके 89 के बीच में जो होता है निम्न औसत, जो कि 16% है। और सबसे कम जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज्यादा अधिक वाला भी बहुत कम मिलता है और ज्यादा कम वाला भी बहुत कम मिलता है, जिससे कह सकते हैं बौद्धिक रूप से असक्त है, मतलब वो जो दिमागी रूप से है, मतलब कि मानसिक रूप से जो है वो असमर्थ एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी भी संख्या कम है और जो ज्यादा है उसकी भी संख्या बहुत कम है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, मतलब बुद्धि की जो परीक्षण है उनका टाइप जो है क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के अनेक प्रकार है, जैसे व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, सामूहिक परीक्षण हो गया, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण हो गया, तथा निष्पादन परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिन्नत अभिन्नत, ये सब बुद्धि परीक्षण है। मतलब जो भी आपको देख रहे हैं, सामूहिक हो गया, आपके व्यक्तित्व वाला हो गया, अशाब्दिक हो गया, अशाब्दिक परीक्षण, ये सब के सब क्या होता है, बुद्धि के ही परीक्षण है, उसका टेस्ट वगैरह किया गया था, राइट। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है कि इसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति की का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, साथ ही इसमें मौखिक अथवा लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि एक आईएएस का परीक्षा होता है, इंटरव्यू, वहां पर देखिएगा तो क्या होता है, एक ही व्यक्ति का पहले बोलाता है कि कमिंग, एक आदमी आ जाइए, ठीक, एक ही आदमी आता है, फिर दूसरा आदमी फिर बाद में जाता है, फिर एक आदमी चला जाता है, फिर एक आदमी दूसरा जाता है, मतलब इस तरह से चलता रहता है, तो वो कहलाता है व्यक्तित्व परीक्षण। क्या कहलाता है, व्यक्तित्व परीक्षण। सामूहिक परीक्षण में क्या हो सकता है, समूह, जैसे परीक्षा में अगर 10वां हो गया, 12वां क्लास हो गया, या जनरल कंपटीशन का जब एग्जाम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक से एक समय पर अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। इसमें लिखित उत्तर दिया जा सकता है। लिखित मतलब समझते हैं, पेपर आपको दिया जाएगा, कलम आपको खुद लेके आना है और उस पेपर पे आपको लिखना है, जैसे क्लास 10th और 12th में आप देने वाले हैं, उसके अनुसार को हम क्या कहते हैं, सामूहिक परीक्षण कहते हैं, ठीक है। शाब्दिक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। शाब्दिक परीक्षण में मौखिक अथवा लिखित रूप से परीक्षण होते हैं। इसमें केवल साक्षर व्यक्तियों के ही दिया जा सकता है। शाब्दिक परीक्षण में जो होता है मौखिक और लिखित दोनों रूप से परीक्षा होता है। इसमें केवल जो है साक्षर व्यक्ति मतलब समझते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही इसमें दे सकता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या है, अशाब्दिक परीक्षण में चित्र द्वारा चित्र निरूपण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले जो कोई बच्चा हो गया उसको चित्र वगैरह दिखा के, जैसे खिलौना हो गया तो हम बच्चा को बोलते हैं क्या है खिलौना, पैरोट बोलता है, कोई को बोलता है शेर है, कोई को बोलता है हाथी है, तो उसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, राइट। निष्पादन परीक्षा में क्या है, इस परीक्षा में लिखित भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। निष्पादन परीक्षा में क्या है, लिखित भाषा का प्रयोग किया नहीं जाता है, सिर्फ जो होता है मौखिक होता है, राइट। आगे चलते हैं। जस्ट आप थोड़ा सा बचा है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा लेंगे टाइम हमको। आपको हम पहले ही बोले कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसी में पूरा कवर करना है। ये पार्ट 2 में बनता, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 से बढ़िया है कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लिया जाए। फिर दूसरा चैप्टर में भी एक ही पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। भारत में बुद्धि परीक्षण देखिए, भारत में सन 1930 में एस एम मोहसिन, क्या है, एस एम मोहसिन ने हिंदी में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सी एच, क्या है, सी एच राइस ने बुद्धि परीक्षण को उर्दू और पंजाबी भाषा में प्रयास किया। कौन, ये सी एच राइस। आपको ज्यादा खासकर ये पूछ सकता है कि एम एस मोहसिन, क्या पूछेगा, मोहसिन ने किसका, तो ये बुद्धि परीक्षण किए हैं, कब किए हैं, तो 1930 में, ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, संस्कृति तथा वृद्धि बुद्धि, सॉरी, संस्कृति तथा बुद्धि। संस्कृति और बुद्धि में क्या अंतर है, यही आपको बताना है। तो देखिए, बुद्धि हमें पर्यावरण से अनुकूल होने में सहायता करती है। बुद्धि जो हमें क्या होता है, पर्यावरण से अनुकूल, मतलब उसमें सहयोग करने के लिए क्या करती है, हमें कहती है। साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन के बारे में भी बताती है। बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के बारे में भी हम इसमें जानते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, जैसे रोना,
माता की आवाज की ओर ध्यान देना, सूंघना, चलना, दौड़ना आदि ये सब किसमें है? तो ये बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है। वही बात करें संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है? संस्कृति का अर्थ होता है, यह होता है कि इसके रीति रिवाजों, विश्वास, कला, सामूहिक व्यवस्था, इन सभी को संस्कृति कहा जाता है। जैसे आप दीपावली मनाते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, रीति रिवाज के हमारे पूर्वज ऐसे कार्य करते थे, हमारे पूर्वज जो है खानदानी थे, काम वगैरह नहीं करते थे, ये सब क्या है? रीति रिवाज होता है, जिसमें हम संस्कृति ले सकते हैं, कल्चर। राइट, आगे चलते हैं। नेचर में और कल्चर में दोनों में अंतर है बाबू। ठीक है, नेचर में और कल्चर में अंतर है, लेकिन कल्चर अपनी जगह पर है और नेचर अपनी जगह पर है, और बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस, वो अपनी जगह पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है संज्ञानात्मक क्षमता। संज्ञानात्मक क्षमता में क्या है? इस संवेदनशीलता में समझ, क्या है? समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता तथा प्रभावी प्रशेषण की योग्यता होती है। दूसरा पॉइंट में जो है सामाजिक क्षमता में क्या है? इसमें अपने बड़े से छोटों तथा वंचित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता, समान दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्तियों की परिप्रेक्ष्य का सामना, सम्मान सम्मान सॉरी, जैसे छोटे हो गया उसको इज्जत करना, बड़े हो गया उसको इज्जत करना। छोटा के कह रे जो तो पानी लेके आता, तो वो नहीं ला देगा बाबू। प्यार से कहिएगा ना तो कोई भी काम कर देता है। कहिए बाबू जाओ तो पानी लेगा, तो थोड़ा सा आन देगा। कहेगा जाइए आप यहाँ पर थोड़ा सा। बड़े बुजुर्ग हो गया, उनको अगर आप प्यार से कहिएगा तो वो आपको काम भी कर देता है। आपको भी कभी कभी बोलता है ऐसे कसरत का आपको बोलता हुआ कभी कभी। तो उस समय जो है आप चिंतित हो जाते हैं, आप अपने आप में लगता है कि हमें क्या बोल रहा है, नहीं बोला। तो उस समय आपको इज्जत करना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ बुजुर्ग है। और छोटे बच्चे से आप कैसे भी थोड़ा सा अच्छे से ही बात करें तो अच्छा रहेगा। सांवेगिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता में क्या है? इसमें ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण तथा आत्म मूल्यांकन। देखिए इसमें ईमानदारी क्यों दिया गया? ईमानदारी मतलब क्या? आप ईमानदारी पूर्वक क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में। शिष्टता, जैसे गुरु और शिष्य के बीच में जो होता है, ये दर्शाया गया है। अच्छा आचरण, आपके मम्मी पापा जो है कैसा आपके परवरिश किया है, ये का समझ सकते हैं। आत्म मूल्यांकन, जो सेल्फ क्वालिटी जो है ना, ये बताया जाता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी है, ये सब। उद्यमी क्षमता में क्या है? इसमें धैर्य, कठिन परिश्रम, सत्कर्ता तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये सब के सब आपको इसमें आते हैं। हाँ, अब आपके हैं सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि में क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंट। यह बुद्धि का भावात्मक विचार है, जिसमें सफल होने के लिए उच्च बुद्धि लब्धि तथा विद्यालय परीक्षणों में अच्छा निष्पादन यह प्राप्त नहीं है, बल्कि चिंतन तथा व्यवहारों की योग्यता के सामने बुद्धि है। इसमें अपने परिवार की समस्या रहती है। सांवेगिक में इमोशनली क्या कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आप देखते हैं घर में कि इमोशनली डर जाता है कि ये भवा की हो गई ना हो गई, ये रिजल्ट खराब हो गया, फलना चाहिए। ये सब आपके परिवार पे डिपेंड करता है, इसमें कोई कहने के बाद नहीं है। आपका आपका क्लास खत्म ही हो गया एक तरह से। आप देखिए सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता के अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तन में जन्म देती है। ये VVI है, जरूर आप इसे सब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको 200 रुपया लगेगा बाबू, एक बार आपको 200 रुपया देना है। और आप समझिए कि पूरा एग्जाम आपको कवर करवा दिया जाएगा। 450 नंबर तो यूं आएगा अगर आप पढ़िएगा बढ़िया से। तो आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और अगर आप साइकोलॉजी लिए हैं तो इसमें सब्जेक्टिव ऐसा ऐसा दे देंगे जिसे पढ़ के चले जाइएगा तो गर्दा उड़ा कीजिएगा। 300 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, उसे पढ़ के आप गर्दा उड़ा जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देंगे, मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट करवा देंगे, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, स्पेशल टिप्स वगैरह, ये सारा का सारा आपको दिया जाएगा मात्र और मात्र 200 रुपया में प्यारे बच्चों। कितना? 200 रुपया में। ये फीस बहुत ही कम है, क्योंकि बच्चे से 599 जब मांगते हैं तो कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो 299, 290, 200 रुपये बहुत बेस्ट है। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे, और इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा क्लास स्पेशली आप हमें कमेंट करके जरूर, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ एक वीडियो बनाया जाता है, एक चैप्टर तैयार किया जाता है। ठीक है, चलते हैं और अगले वीडियो में सब्जेक्टिव में मिलते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद क्लास फिर आगे चलेगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।